हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि साइंस का 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4th चैप्टर तक करा दिया है। 9th क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसमें बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एमसीक्यू बनाने की पूरी कोशिश की है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये देखने को मिल रहा है कि सजीवों में जीवन के परिभाषित लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गति अति सूक्ष्म स्केल पर होने के कारण आँखों से दिखाई नहीं देती है और वो जीवन के लिए अनिवार्य मानी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं अणुओं की एक तरह से जो अदृश्य आणविक गति होती है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैसी गति का एक उदाहरण माना जा सकता है जो कि अति सूक्ष्म स्केल पर होने के कारण हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और अणुओं की जो अदृश्य आणविक गतियाँ हैं जो वो सजीवों में अति सूक्ष्म स्केल पर होती है जो आंखों से तो नॉर्मली हम नहीं देख सकते हैं। जीवन के सुव्यवस्थित ऊतकों और कोशिकाओं के अनुरक्षण के लिए यह सतत आणविक गति एक तरह से बहुत आवश्यक भी है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमने अपनी इस एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं, तो आप एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो मैंने लिख रखी है, जो पढ़ना है वो पढ़ करके हाईलाइट कर रखा है। तो बस आराम से वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं देखिए एक दो क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। जैसे आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा है कि वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते वो नहीं करते, यानी उनकी जो आणविक गति है वो नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। ठीक है, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या फिर नहीं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन हम सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया उस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विषाणुओं को तब तक पूर्णतः सजीव नहीं माना जाता है और उनके सजीव होने पर विवाद बना रहता है जब तक कि वे किसी जीवित कोशिका को संक्रमित नहीं करते। ठीक है, तो यहीं पर हमने देखा था, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस लाइन को पढ़ लो कि सजीव की यह संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है और यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी आपको ये चीज़ बताया था। राइट, तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न पे थोड़ा नजर डालिए कि पर्यावरण के प्रभाव के कारण सजीवों की संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ विघटित होने लगती है और इस व्यवस्था को टूटने से बचाने और जीवों को जीवित रखने के लिए कौन से प्रक्रम उत्तरदायी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मरम्मत तथा अनुरक्षण की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि अनुरक्षण का मतलब जो है मेंटेनेंस होता है, मतलब हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मतलब मरम्मत और मेंटेनेंस ज़रूरत होता है, नहीं तो फिर वो समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण सजीवों की जो संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ विघटित हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सजीवों में जैव प्रक्रम और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन मैं आप सबसे पहले बोलूँगा कि आप इस लाइन को पढ़ो, तब जाकर के आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन को करने में समझ में आएगा। देखो, अगर आप बुक पढ़ के आओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, अगर बुक नहीं पढ़े हो तो फिर आपको मैं ये एक नया तरीके से बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, ये चारों पॉइंट जब पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए और यह उस समय भी चलता रहता है जब कोई वे विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य चलता रहता है। हमारे शरीर के जो बॉडी में कोशिकाएं हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिसका जो कार्य वो करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इनके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती होगी और यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। ध्यान दीजिएगा, एकल शरीर के बाहर से आती है।
इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर होता है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपने पढ़ा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले कह रहे हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो ये पॉइंट हमने ऊपर में देखा था, तो ये पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अनुरक्षण प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा एकल जीव के शरीर के भीतर ही स्वतः निर्मित होती है। ये गलत है, क्योंकि स्वतः ही भीतर निर्मित नहीं होती है। यहाँ पे हमने देखा था यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, ना कि स्वतः ही शरीर के भीतर में। ये पॉइंट कहना गलत होगा, राइट। तीसरा क्या था कि पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, इसलिए अधिकांश खाद्य पदार्थ भी जो कि कार्बन आधारित होते हैं। यानी तीसरा पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरह से सही था। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सत्य के रूप में 1 और 3 पूरी तरह से सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान और पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुकोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान, तो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। मतलब एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह जो है वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें गैसों के आदान प्रदान के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, जिसमें अगर हम बात करें इस पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव पूरी तरह सतह के संपर्क में रहती है। मतलब एक कोशिकीय जीव संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए या फिर वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तो शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एकल कोशिकीय की बात जब कर रहा था तो ये पॉइंट सही है कि एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट है कि बहुकोशिकीय जीव शरीर का आकार बढ़ने के कारण साधारण जो विसरण है, यानी डिफ्यूजन जो है, वो सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है, यहाँ तो गलत लिखा गया ना कि नहीं कर सकता, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकता है, यानी हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। और तीसरा आता है कि बहुकोशिकीय जीवों में भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्टकृत ऊतकों के द्वारा होता है, परंतु इसकी आवश्यकता शरीर के सभी भागों को होती है। ये तो करेक्ट है, क्योंकि विशिष्टीकृत जो ऊतक है भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे। लिखा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं और इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्ट ऊतकों का कार्य होता है। तो ये तो सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पूरी तरह से सही है, असत्य के रूप में केवल 2, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जब कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब निर्मित होने वाला हानिकारक उपोत्पादों यानी कि हार्मफुल जो बाई प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तो ऐसे उत्पाद बनते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न तो अनुपयोगी हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं, और इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और इसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी एक्सर्शन यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने और पदार्थों के संश्लेषण की विधियों के आधार पर स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों में से किस रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो
अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। मतलब सबसे पहले तो आप पॉइंट को पढ़ लो, तब जाकर के आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन लिखा गया है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। एक तरह से मैंने एक यहाँ पर देखो हाईलाइट करके रखा है, मतलब थोड़ा सा डायग्राम बना कर रखा है, थोड़ा ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। राइट। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान है, लेकिन उनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने और पदार्थों के संश्लेषण की विधियों के आधार पर स्वपोषी जीव अकार्बनिक जो स्रोतों को किस रूप में, सरल पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक तरह से सही भी हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में। तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा कि ये जीव जो है स्वपोषी है, मतलब स्वपोषी जो है वो इस तरह से करते हैं जिसमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु होते हैं। ठीक है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि वे जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव प्रक्रम का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न इसी से बनेगा कि विषमपोषी जीवों की उत्तरजीविता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा तथ्य सही होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जब चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। अपने उत्तरजीविता के लिए वो किसी न किसी तरीके से स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अब यहाँ पर अगर हम पहले पॉइंट पर नज़र डालेंगे तो एक तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह मुख्य प्रक्रम है जिसके माध्यम से स्वपोषी जो है वो बाह्य पदार्थों का उच्च संचित ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्वपोषी पोषण किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लियरली पढ़ भी पाएंगे कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो यहाँ पर ये लिखा भी गया, स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी करते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें हमारे शरीर की तरह ही ग्लाइकोजेन के रूप में संचित किया जाता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, क्यों मिस्टेक होगा वो समझिए कि यह वह प्रक्रम है, मतलब ये वाला बात कह रहा है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं वो बाहर से लिए गए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें कि जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ये तो मैटर क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगले अनुभाग में हम बाकी की चीज़ें कह रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत प्रयुक्त नहीं करते हैं उन्हें मड के रूप में संचित कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ग्लाइकोजेन के रूप में लिखा गया था, ये हमारे बॉडी में होता है, मनुष्यों की बॉडी में ये देखने को मिलता है। लेकिन पौधे क्या करते हैं कि जो तुरंत कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, और यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मड होना चाहिए था, स्टार्च होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक संतुलन अभिक्रिया 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जल का मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी 6H2O प्लस यहाँ पर हमने देखा 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये जो क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो कि सही होगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, पहला तीसरा सही है। सत्य के रूप में 1 और 3 को देखेंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रकाश संश्लेषण के जो जो चरण होते हैं वो देखते हैं, जिसमें देखो यहाँ पर लिखा भी है आराम से कि अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है, कि उसके जो चरण दिए गए, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, फिर आता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना, फिर तीसरा पॉइंट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना पहला चरण, बिल्कुल सही। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना, ये भी एक तरह से सही है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि जो डिजर्ट होते हैं, यानी जो मरुस्थल है, मरुद्वीद है, मरुद्वीद जो पौधे होते हैं, इनमें भी अन्य समान पौधों की तरह दिन में ही सीधे CO2 लेकर के तत्काल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मरुद्वीद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो उल्टा लिखा गया था कि दिन में ही सीधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये गलत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर गलत कह रहा था। तो सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि पत्तियों की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिकाओं में दिखाई देने वाले हरे रंग के बिंदु कौन से कोशिकांग मतलब होते हैं। जब आप देखेंगे, मतलब यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जैसे कि चित्र 5.1 में कह रहा है, चित्र 5.1 कहाँ गया, यहाँ पर है, ठीक है, चित्र 5.1। तो जब हम इसे देखेंगे तो यही बात यहाँ पर कही रही है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, और ये हरे जो बिंदु होते हैं उन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, राइट। इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक, देखो हरित लवक जो छोटे छोटे बिंदु है, हरी डॉट, वो उसे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट सवाल क्या कि मड यानी स्टार्च परीक्षण के लिए परीक्षण के लिए आयोडीन के तनु विलयन का उपयोग करने पर पत्ती के केवल उन्हीं भागों में गहरा नीला रंग क्यों प्रदर्शित होता है जो प्रारंभ में हरे थे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से देखो 2 पत्ते लिए गए हैं, यानी सबलित पत्ती हैं ये। एक जो ए वाला है वो मड परीक्षण से पहले का है और दूसरा मड परीक्षण के बाद, और ये पूरा क्रियाकलाप किया गया है 5.1 में, जो कि आपको बताया गया कैसे कैसे क्या करना है। तो इसमें हमसे यही प्रश्न पूछा गया है कि हम बताइए कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि प्रयोग करने पर, जब आयोडीन के तनु विलयन का उपयोग करने पर पत्ती के केवल उन्हीं भागों में गहरा नीला जो है रंग, काला रंग क्यों प्रदर्शित, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो था वो यहाँ पर हो गया, मतलब एक तरह से हरा से वो क्या हो रहा है, गहरा नीला काला एक तरह से देखने को मिल रहा है। तो क्यों प्रदर्शित हो रहा है, इसका हम सिंपल सा कह सकते हैं क्योंकि क्लोरोफिल युक्त हरे भागों में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा मड का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन हम फिलहाल यहाँ पर बी को टिक करेंगे, ठीक है। मतलब आयोडीन मड के साथ क्रिया करके नीला हरा रंग देता है, जो कि इसकी उपस्थिति सिद्ध करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौधों में रंध्रों यानी स्टोमाटा की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान केवल पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी रंध्रों के माध्यम से होता है। ये तो हम हमेशा से जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देखो जब पत्ती को मैंने पत्ती का डायग्राम बनाया, पत्ती को जब आप देखोगे तो उस पर छोटे छोटे जो छिद्र दिख रहे हैं, तो इस छोटे छिद्र को जब हम जूम करके देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो है, इसमें जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है रंध्र छिद्र, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो है 2 दरवाजे की तरफ, तो इस तरह से द्वार कोशिका इसे कहा जाता है। और ये छोटा छोटा जो डॉट दिख रहा है हरा हरा, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है कि, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्तियों से ही होता है। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट तो करेक्ट हो गया। सेकेंड चीज कह रहा है कि गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के अतिरिक्त तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी हो सकता है, यानी ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा।
और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा जल हानि रोकने के लिए इन छिद्रों को बंद कर देता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा अत्यधिक जल हानि को रोकने के लिए रंध्रों का बंद होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षात्मक तंत्र के रूप में माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट कह सकते हैं सत्य के रूप में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तीनों के तीनों सही है। इसके बाद अगला सवाल क्या आता है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के नियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि रंध्र के यानी स्टोमाटा के छिद्रों का खुलना और बंद होना मुख्यतः द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल का एक मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन रंध्रों से पर्याप्त जल मात्रा में जल की हानि भी होती है, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधों इन छिद्रों को बंद कर लेता है, और ये हमने देखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है, यानी गार्ड सेल के द्वारा ये किया जाता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो वे सिकुड़ जाता है। सबसे पहले ये समझो, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो, कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है। मतलब एक तो सिंपल समझो कि जब अंदर जल डाला गया तो एक तरह से जल ज़्यादा है तो वो फूल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इन दोनों की तुलना में देखोगे तो एक खुला हुआ है, मतलब फूला है तो खुल गया है, और जब ये बंद हुआ, पानी इसमें से निकल गया तो एक बंद रंध्र देखने को मिलता है। तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे रंध्र का छिद्र खुल जाता है। अब ये सिकुड़ना वाला जो बात कर रहा है ये तो पॉइंट गलत है, क्योंकि जब सिकुड़ जाएगा तो फिर खुलेगा कैसे। अब जब अंदर जाता है तो वो फूलता है, फूलने से खुलता है, ना कि सिकुड़ता है, ये गलत हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब द्वार कोशिकाएं जल बाहर निकलने के कारण सिकुड़ती है तो ये रंध्र बंद हो जाता है। ये तो पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जल बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाता है और छिद्र बंद हो जाता है। यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा, सत्य के रूप में 1 और 3 को देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न घटकों की आवश्यकता को दर्शाने वाले क्रियाकलापों में कांच पट्टिकाओं पर रखे एक गमले के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब जैसे कि आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे देखो एक बेल जार दिया गया और इसमें हमें एक गमला में फूल है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक प्लेट रखा गया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वाच ग्लास इसमें रखा गया है। तो इसका रखने का तात्पर्य क्या है? तो इसका रखने का तात्पर्य ये होता है, सिंपल सा हम यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, जो कि बेलजार के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। मतलब ये जो होता है ना कि जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तीव्रता से अवशोषित करने का एक विशेष रासायनिक गुण इसमें होता है, जिससे क्या होता है कि बेलजार के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड रहित वातावरण तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अतिरिक्त अपने शरीर के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए मिट्टी के किन तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा हम जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि स्थलीय जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पौधे प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक आवश्यक तत्व नाइट्रोजन को मिट्टी से मुख्यतः किन रूपों में ग्रहण करता है। तो नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में वो ग्रहण करता है। ये आपका लिखा गया होगा कहीं ना कहीं, देखो अकार्बनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में हैं, तो बस हमने क्वेश्चन बनाया, अगर आप बुक अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। विषमपोषी पोषण की विभिन्न युक्तियों और जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट हमें क्या देखने को मिल रहा कि कुछ विषमपोषी जीव, विषमपोषी का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, वो स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। तो कह रहा है कि कुछ विषमपोषी जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फफूंदी, ईस्ट और मशरूम। तो ये पॉइंट भी आपका लिखा गया होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया कि कुछ
जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उनका अवशोषण करते हैं। जैसे कि फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के बाहर ही पचाते हैं ये। मतलब विघटन का मतलब एक तरह से समझिए कि शरीर के बाहर ही पचाते हैं ये जीव। भोजन पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं, जिससे जटिल भोज्य सरल पदार्थों में टूट जाता है, तब उसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं। राइट, तो यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड आता है कि अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि जैसे जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दिए, यहाँ पर ये गलत कह रहा है, क्योंकि अमरबेल, जो किलनी है, जू है आदि परजीवी होते हैं जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनका जो पोषण है वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण जो अंतर्ग्रहण कह रहा है ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा आता है कि जब जीव किस प्रकार के भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए और पाचन की विधि क्या हो, यह उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करता है। ये तो पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है ही, यानी भोजन के स्वरूप की उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि जो कि प्रकार हो सकती है। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया कि जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किस तरह से किया जाए, उसके पाचन की विधि क्या होगा, ये उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सत्य के रूप में 1 और 3 को देखेंगे, इसलिए हम बी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट आता है कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या देखने को मिलता है? पहला पॉइंट है कि अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध यानी स्यूडोपोडिया जो है कि मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखोगे एक तरह से उंगली जैसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हमारा पहला पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमीबा एक अनिश्चित आकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे। कहाँ लिखा गया? देखो यहाँ लिखा गया कि एक कोशिकीय जीवों में जो भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट करेक्ट है। फिर सेकंड आता है कि अमीबा में यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर संगलित होते हैं तथा खाद्य जो रिक्तिका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मतलब एक तरह से भोजन को घेरने के काम कर रहा है ना, पकड़ के उंगली जैसा पकड़ के फिर उसको घेर ले रहा है। तो यहाँ पे देख पाओगे कह रहा है कि यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर के खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। यानी सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। अब तीसरा यहाँ पे आता है कि पैरामीशियम में भोजन जो है वो संपूर्ण सतह से कहीं से भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसकी कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब देखो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे पैरामीशियम वाला पॉइंट, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, मतलब अनिश्चित आकार का नहीं होता। यहाँ पर जो कह रहा है ना कि कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, ना कि संपूर्ण सतह से कहीं से भी लिया जाता है, ये गलत होगा। तो कह सकते हैं सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कई बार ऐसे पूछा था कि पैरामीशियम क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन के इस निश्चित स्थान तक पहुंचाने का कार्य कोशिका की पूरी सतह को ढके रहने वाले किस अंगक द्वारा किया जाता है? किस अंगक के द्वारा किया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं पश्चाभ, जो कि यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि भोजन इस स्थान तक पश्चाभ यानी कि जो इसे सिलिया कह सकते हैं, सिलिया की गति के द्वारा पहुंचाया जाता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक देते हैं। यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि मानव पाचन तंत्र में लार ग्रंथि या फिर लाला ग्रंथि से निकलने वाले लाला रस या फिर हमसे कहते हैं लार में कौन से विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को सरल शर्करा में खंडित करता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं लार ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम है उसे हम लोग एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, एमाइलेज, लार एमाइलेज। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख गुहा से लार एमाइलेज यानी टाइलिन, ठीक है, लार एमाइलेज टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के अणुओं को
आंशिक रूप से पचा करके सरल शर्करा में, जिसे हम माल्टोज कह सकते हैं, माल्टोज में परिवर्तित करता है। फिर इसके बाद अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भोजन नली के हर भाग में भोजन की नियमित और नियंत्रित रूप से होने वाले गति को क्या कहते हैं, जो पूरी आहार नाल की पेशियों के सिकुड़ने और फैलने में संपन्न होती है। तो इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जो कि आप बुक में भी आराम से देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो हमने बात की अभी कि जो गति है, जैसे कि आहार नली में हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, और यह गति कौन कराता है, तो इस गति को हम लोग क्रमाकुंचक गति के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि अमाशय स्टोमच में होने वाली पाचन क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और सलेस्मा का स्रावन करती हैं। तो देखिए, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जिससे ये 3 प्रमुख घटक होते हैं। मतलब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और सलेस्मा का स्रावन होता है। एक तरह से ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। फिर सेकंड चीज कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता को अत्यधिक बढ़ा देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्लियर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, न कि क्षारीय, और पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय रह सकता है। तो ये पॉइंट गलत होगा। फिर तीसरा चीज कह रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में सलेस्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करती है, यानी ये पॉइंट करेक्ट होगा, क्योंकि सलेस्मा की परत ना हो तो तीव्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में मौजूद जो HCl अम्ल है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, एकदम प्योर एसिडिक कहते हैं, 0 होता है उसकी pH वैल्यू। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की दीवार को ही पचा देगा, जिससे अल्सर या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये पॉइंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा। सत्य के रूप में 1 और 3 को देख सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप जब 23rd पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, राइट। और एसिडिटी को कम करने के लिए क्या होता है, एंटासिड अम्ल, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न जंतुओं में आहार नाल के एक प्रमुख भाग जो क्षुद्रांत होता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, यानी छोटी आंत की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला पॉइंट है कि विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि भोजन की जटिलता, मतलब जैसे कि सेलुलोज जो है बनाम मांस, तो जो घास वाले होते हैं, यानी जो एक तरह से कह सकते जो घास खाते हैं, जैसे देखो विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। मतलब घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है, और वहीं मांस का पाचन सरल है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी में जो छोटी आंत होता है वो छोटी होती है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि शाकाहारी में लंबी क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत होता है, और मांसाहारी में जो कि छोटी होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड आता है कि घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज को पचाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है। ये गलत है, छोटी नहीं। घास मतलब शाकाहारी वाले में जो कि बड़ा जरूरत होता है। और मांस का पाचन अत्यधिक सरल होने के कारण बाघ जैसे मांसाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो छोटी होती है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा। वापस से 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि मानव आहार नाल के किस विशिष्ट स्थल को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का मुख्य केंद्र माना जाता है। और ये वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन यहीं पर होता है, ठीक है। मतलब छोटी आंत वह स्थान है जहाँ यकृत और अग्नाशय से आने वाले पाचक रसों तथा आंत रस के एंजाइमों द्वारा सभी मुख्य भोजन घटकों का पाचन संपूर्ण जो है यहीं पर होता है। अगला है कि यकृत से स्रावित होने वाले पीत रस यानी बाइल जूस जो है कि क्षुद्रांत में पाचन के दौरान क्या मुख्य भूमिका होती है। देखिए, यकृत जो पीत रस का जो स्राव होता है वो यकृत से होता है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और पीत रस का जमा होता है पित्ताशय में। ये 2 प्रश्न हमेशा याद रखिएगा।
तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यह भोजन को अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है तथा वसा का इमल्सीकरण करता है, जो कि हम अगर बुक में भी देखना चाहें तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, यकृत से स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। किस कार्य को? तो यहाँ पे देखो, जो छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, पीछे हमने देखा था। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशयी रस के स्रावन प्राप्त करती है। अग्नाशय से आने वाले भोजन अम्लीय है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है। और ये काम कौन करता है? यकृत से स्रावित पीतरस। राइट, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित होने वाले अग्नाशयी रस में उपस्थित उन एंजाइमों के सही युग्म को चुनिए जो क्रमशः प्रोटीन और एमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं, जो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, और जो वसा है, एमल्सीकृत वसा है, उसको लाइपेज करता है। यानी अग्नाशयी रस के प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और एमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विघटित करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्षुद्रांत की आंतरिक संरचना और अवशोषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि छोटी आंत के आंतरिक अस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम लोग दीर्घरोम कहा जाता है। क्या ये सही होगा? तो यहाँ पे देखो लिखा गया होगा कहीं ना कहीं, क्षुद्रांत के आंतरिक अस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, विली कहा जाता है। ठीक है, दीर्घरोम होते हैं, विली कहा जाता है, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट करा कि ये दीर्घरोम पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक कम कर देते हैं। ये कम नहीं करते हैं, ये गलत कह रहा है, क्योंकि दीर्घरोम अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि अधिक से अधिक पोषक तत्व अवशोषित हो सके। तो ये पॉइंट यहाँ पर अत्यधिक कम नहीं, अत्यधिक ज़्यादा करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। फिर कह रहे हैं कि दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुयात होती है जो अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर होगा। फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पर सही है, सत्य के रूप में 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 29, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदांत्र कहा जाता है, और अपचित भोजन के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से सीधे बृहदांत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो अगर पहले पॉइंट पे बात करें तो सही होगा, क्योंकि संपूर्ण पाचित अंश के अवशोषण के बाद शेष बचा हुआ ठोस अर्ध ठोस अपशिष्ट जो भी होती हैं वो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि वेदांत में उपस्थित दीर्घरोम इस अपचित पदार्थ में से मुख्यतः जल का अवशोषण कर लेता है। मतलब ये भी एक तरह से सही है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपशिष्ट से अतिरिक्त जो जल होते हैं और कुछ लवण होते हैं उनको सोखना होता है, तो ये काम अपना अच्छे से कर लेते हैं। और बाकी जो है, जैसे कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है वो शरीर से बाहर बहिर्सेचन किसी भी पेशी द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ये पॉइंट गलत कह रहा है, क्योंकि जो भी बचा हुआ शेष पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो जो छिपन गुदा अवरोधनी यानी एनल जो नीचर कह सकते हैं, पेशी द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, नियंत्रित नहीं कह सकते, ये गलत है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो वो गुदा के द्वारा, एनल के द्वारा बाहर निकला जाता है। तो ये सत्य क्या होगा? सत्य के रूप में फर्स्ट और सेकंड सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। राइट, और ये जो चीज़ें हैं वो आप देखो यहाँ पे पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप बुक को आराम से एक बार पढ़ करके आया करिए। जैसे अभी चैप्टर 5 चल रहा है तो चैप्टर 6 पे काम करो, चैप्टर 6 को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब हम वीडियो लाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दंत क्षरण यानी डेंटल जो कैरीज हैं या फिर दांतों की इनमेल या फिर डेंटिंग के स्नेह स्नेह मृदुकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाता है जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल का निर्माण करना। ऑप्शन बी होगा। देखो यहाँ पर आप पढ़ पाओगे, इसके बारे में अच्छे से लिखा गया है कि दंत क्षरण या फिर दंत क्षय इनमेल या फिर डेंटिंग के स्नेह स्नेह मृदुकरण के कारण होता है, और इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं।
ठीक है, यानी तब इनामेल जो है मृदु या फिर विखनिजीकृत हो जाता है और अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर के दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देते हैं और ये प्लांक दांत को ढक लेता है और इसलिए अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता और इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजन प्रांत दांतों में ब्रश करने से प्लांक हट जाता है और यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। तो ये आपने समझा। और अगला सवाल जो कि यहीं से है कि अनेक जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर के दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देते हैं और यह प्लांक दांत को ढक लेते हैं, जिससे कौन सा प्राकृतिक जो द्रव है अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे जो कि ऑप्शन सी लार। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मतलब दंत प्लांक दांतों के ऊपर एक अभेद परत बना देता है जिसके कारण क्या होता है कि क्षारीय प्रकृति वाली जो लार है दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाती और बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए अम्ल को उदासीन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर इसलिए हम कहेंगे लार नहीं पहुंच पाती है। अगला है कि श्वसन की प्रारंभिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के पायरुवेट में विखंडन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे और ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है। और इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। ठीक है, तो ये भी तो बात वही कह रहा है, तो ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, अवायवीय श्वसन। अवायवीय मतलब जिसमें वायु ना हो, इस तरह से कहा जाता है अवायवीय। ठीक है, अवायवीय। और किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि यह प्रक्रम वायु या फिर ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पॉइंट सही है। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो ईस्ट में किण्वन के समय पायरुवेट अणु इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईस्ट जो है, ईस्ट कोशिकाएं शर्करा का किण्वन करके पायरुवेट को एथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, तो ये पॉइंट तो सही है। और तीसरा चीज कह रहा है कि इथेनॉल एक 3 कार्बन वाला अणु होता है जो इस क्रिया के अंत में प्रचुर ऊर्जा के साथ मुक्त होता है। इथेनॉल कब से 3 होने वाला, C2H5OH होता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला है ना कि 3 कार्बन वाला। ठीक है, 2 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन कहना गलत होगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। और ये भी आपका कहीं ना कहीं बुक में हमने देखा है। देखो, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है, इसके साथ पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के साथ ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि मानव पेशी कोशिकाओं में होने वाले श्वसन और जो क्रैम्प के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट बनता है कि अत्यधिक व्यायाम या फिर अचानक किसी तीव्र क्रिया के होने से हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अस्थायी अभाव हो जाता है। तो ये तो सही है क्योंकि तीव्र दौड़ने या फिर भारी वजन उठाने पर रक्त द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति पेशियों की मांग के अनुरूप कम हो जाती है। तो जिस वजह से अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है कि पायरुवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड में कहते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये सही है क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण न होने के कारण पायरुवेट वैकल्पिक मार्ग अपना करके लैक्टिक अम्ल यानी 3 कार्बन अणु में बदल जाता है। देखो, अब ये 3 कार्बन 2 कार्बन जो समझ रहे हो आप, ये यहाँ पर है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। मतलब ग्लूकोज कोशिका द्रव पायरुवेट जो है वो 3 आयु में अणु प्लस ऊर्जा, और यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक ईस्ट के तरफ जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट वाला होता है, तो ये बनता है। फिर ऑक्सीजन का अभाव में हमारी जो पेशी कोशिका है वो इस तरह से, तो लैक्टिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगा। फिर उसके बाद तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा, ये 3 चीजें होती हैं। तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तो सही होगा,
तीसरा देखते हैं कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल का अचानक अत्यधिक संचय ही तीव्र दर्द या फिर क्रैम्प का मुख्य कारण बनता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले वायवीय श्वसन, मतलब अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो इसे हम वायवीय श्वसन कहेंगे। तो इसके अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या होंगे? तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा, ऑप्शन सी। तो ये सारी चीजें याद रखना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस वायवीय श्वसन के फलस्वरूप 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और प्रचुर मात्रा में जैव ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल, कोशिकीय श्वसन द्वारा विमुक्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग तत्काल किस अणु के संश्लेषण में किया जाता है जो कि कोशिकाओं के लिए ऊर्जा मुक्त की तरह कार्य करते हैं, ऊर्जा मुद्रा की तरह, एनर्जी करेंसी की तरह कार्य करते हैं? तो यहाँ पे कहेंगे एटीपी, राइट, एटीपी, ऑप्शन बी। श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट को तोड़ करके एटीपी बनाने होते हैं, और यह एटीपी ही कोशिकाओं की मरम्मत समस्त क्रियाओं के लिए तत्कालिक ईंधन के रूप में कार्य करता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे, राइट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि एटीपी में जब जल का उपयोग करने के बाद उसका जो कि टर्मिनल फॉस्फेट संलग्नता खंडित होता है तो इसके फलस्वरूप कितनी ऊर्जा मोचित होती है? तो कितनी ऊर्जा होती है यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कि अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर इस एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट जो है वो संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो यहाँ पे कैसे कहेंगे? 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, राइट। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पौधों में गैसों के विनिमय और अंतर कोशिकीय विसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्रों यानी स्टोमाटा के द्वारा करते हैं। स्टोमाटा हमने बताया था ना कि पौधों पर मतलब पत्तियों पर छोटा छोटा जो छिद्र होता है, जब इसे जूम करके आप देखोगे तो ये दिखाई देता है स्टोमाटा, और गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। तो ये पॉइंट तो पूरी तरह से सही है, ठीक है, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि पौधों में अंतर कोशिकीय अवकाश यानी इंटर सर्कुलर जो स्पेस होता है यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहे। तो ध्यान रखिए सही है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ढीली व्यवस्था के कारण हवा आसानी से आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो ये तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, विसरण द्वारा नहीं। ये गलत होगा, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान पूर्णतः भौतिक विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जो कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम करती है। और ये पॉइंट हम आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पढ़ने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो सही है, सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि पौधों में विसरण की दिशा और पर्यावरण की स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि विसरण की दिशा केवल पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है, पर्यावरणीय अवस्थाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि विसरण की दिशा पौधों की तत्कालिक आवश्यकता के साथ साथ बाहरी पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती है जैसे आर्द्रता, वायु प्रवाह, इन सभी पर भी निर्भर करता है। तो ये पॉइंट गलत होगा, जो कि हम यहाँ पर पढ़ भी पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिखा भी गया है, आप आराम से इसको पढ़ना चाहे तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य विनिमय प्रक्रम होता है। ये तो सही है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश न होने के क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण बंद रहता है, जिससे केवल श्वसन द्वारा बनी CO2 बाहर निकलती है, यानी ये पॉइंट सही होगा। और तीसरा कह रहा है कि दिन में श्वसन की निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 मुक्त नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन O2 का निकलना मुख्य घटना होती है। ये
पॉइंट करेक्ट है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से बहुत अधिक होती है, जिससे श्वसन की CO2 तुरंत उपभोग हो जाती है और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बाहर आती है। तो ये सही है। सेकंड और थर्ड तो कथन सही होगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत तीव्र क्यों होती है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये भी आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा गया कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट होगा, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें जलीय जीवों को सांस लेने की दर जो है वो स्थलीय जीवों की तुलना में मतलब काफ़ी तीव्र होती है। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन हमारा बी पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मछलियां अपने मुंह के माध्यम से जल लेती हैं और इसे बलपूर्वक क्लोम यानी गिल्स तक पहुंचाती हैं। क्लोम में इस जल से ऑक्सीजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे कहेंगे कि रुधिर वाहिकाओं द्वारा जो ऑक्सीजन को सीधे रक्त में ले जाती हैं इनके द्वारा कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप देखो पढ़ पाओगे, क्लियर लिखा भी गया है। चलो इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में नासा द्वार से अंदर जाने वाली वायु के मार्ग पर उपस्थित धूल और अन्य अशुद्धियों को रोकने का कार्य कौन करता है। ठीक है, मतलब जो नाक है उसके ऊपर नासा द्वार जिसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मार्ग में उपस्थित महीन बाल और सलेस्मा की जो परत होती है वो इस तरह से धूल और अन्य अशुद्धियों को रोकने का कार्य करता है। तो एक तरह से बी होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो कि ये लिखा भी है कि वायु शरीर के अंदर नसा द्वार द्वारा जाती है। जैसे नसा द्वार यहाँ पर देखो ये लिखा गया, नसा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु के धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में सलेस्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो कह रहा है कि मानव के लंग्स की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट कह रहा है कि जो लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसे ढांचे में अंतकृत हो जाता है, जिसे हम लोग कुपिका कहते हैं। तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि होता ऐसा है कि जो श्वसन है वो आगे विभाजित होकर के श्वास नलिकाओं को और अंत में वायु कुपिकाओं में खुलती है। तो एक तरह से ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड आता है कि कुपिका का सतह उपलब्ध कराती है, मतलब कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, यानी ये पॉइंट हमारा सही है। गुब्बारे जैसी संरचना होने के कारण यह फेफड़ों के आंतरिक सतही क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे तीव्र गैस विनिमय हो पाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत कम या फिर न के बराबर जाल होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कुपिकाओं की जो पतली दीवार पर रुधिर वाहिकाओं का एक अत्यंत विस्तृत और सघन जाल होता है, और ऐसे कह सकते हैं जहाँ से सीधे रक्त में विसरित होती हैं। तो ये पॉइंट तो पूरी तरह से हमारा गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिए कि मानव में श्वसन वर्णक और गैसों के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि जब जीव के शरीर का आकार बड़ा होता है तो केवल विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में पूर्णतः असमर्थ होता है। इस पॉइंट की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े आकार के मानव शरीर में केवल विसरण द्वारा ऑक्सीजन चले तो फेफड़ों से पैरों के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष लग जाएगा। राइट, अब जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ लिखा गया अच्छे तरीके से, आप इसे आराम से पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया। राइट, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, ये तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत उच्च बंधुता होती है।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानव में श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन होता है और जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत उच्च बंधुता होती है। ये पॉइंट सही है, राइट। मतलब हीमोग्लोबिन तेजी से ऑक्सीजन को बांध करके पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य भी यही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। सेकंड वाला भी सही है। तीसरा है कि यह हीमोग्लोबिन वर्णक मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कर्णिकाओं यानी WBC में उपस्थित होता है। ये गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो RBC में पाया जाता है, ना कि WBC में। RBC में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव रुधिर के तरल माध्यम को क्या कहते हैं जिसमें सभी रुधिर कोशिकाएं तैरती रहती है और जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट का विलीन रूप में वहन करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखो, इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, कहाँ गया वो पॉइंट, हाँ यहाँ पर पढ़ेंगे कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसे हम प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है, इसे हम प्लाज्मा कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मानव हृदय के 4 कोष्ठकों में विभाजित होने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जैविक कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण और जैविक कारण की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए, सिंपल सा होता है कि पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा वाले जीवों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त से अलग रखना आवश्यक होता है ताकि शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो यहाँ पे इसीलिए कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए यहाँ पर इसलिए 4 कोष्ठकों का बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मानव हृदय 4 कोष्ठक का होता है। तो पहला प्रश्न तो कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर साफ रुधिर को सबसे पहले हृदय के किस कोष्ठक में लंग्स सिरा के माध्यम से प्रवेश करता है? तो यहाँ पर देखो, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे सब कुछ जो है हमारा पंप हृदय के बारे में है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है जो कि आप एक एक करके पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सही आंसर क्या निकलेगा तो क्लियरली हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा बाया अलिंद, ठीक है, बाया अलिंद। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट लिखा गया। देखो, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो लंग से हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठक बाया अलिंद में आता है, और ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे मार्क करके रखा, राइट। तो ऑप्शन हम बी को फिलहाल यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि हृदय की कार्य प्रणाली और इसकी भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि जब बायां निलय सिकुड़ता है तो शुद्ध रुधिर शरीर में पंप हो जाता है, ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाएं निलय के संकुचन से रक्त मुख्य धमनी यानी महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो एक तरह से ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय जो भित्ति होती है यानी मस्कुलर वॉल होता है अधिक मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक दाब से रक्त भेजना होता है। ये पॉइंट भी पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलिंद केवल निलय में रक्त भेजते हैं, जबकि निलय को फेफड़ों और सुदीर अंगों तक उच्च रक्त मतलब दाब के द्वारा रक्त पंप करता है। तो एक तरह से ये सही है। और तीसरा पॉइंट आता है कि हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में बहने की पूरी अनुमति देता है। ये गलत है, क्योंकि हृदय के वाल्व रुधिर को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं, उसे उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तो गलत है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो सही था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। और इसके बारे में जो भी हमने चीज़ें देखा वो आप आराम से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। 48 में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो एक बार आप कोशिश करना कि इस चीज़ को पढ़ें और उसके बाद समझें और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और इस पर मैंने पार्टिकुलर अपना नोट्स जो प्रोवाइड करा था उसमें मेन पॉइंट जो है वो ऑलरेडी मैंने नोट्स फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको। तो वो सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पूर्णतः सही है? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं
जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है कि सिराओं की भित्ति मोटी और लचीली होती है। अब ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा कि जो सिराएं होती हैं वो मोटी नहीं होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि अलिंद जो है वो अलिंद की अपेक्षा निलय जो पेशियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा कह रहा है, राइट, तो ये गलत है। और सेकंड पॉइंट अगर देखा है, धमनियों में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए कपाट होते हैं। ये पॉइंट भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक इसमें भी होगा। और अगर हम सही देखें तो सही यहाँ पर होगा कि धमनियों की भित्ति मोटी और लोचदार होती है और उसमें कपाट नहीं होते हैं। मतलब धमनियों की जो भित्ति होती है मोटी और लोचदार होती हैं, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब के साथ धमनियों से में निकलता है और धमनियों में कपाट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सिराओं में रुधिर का दाब कम होने के कारण कपाट होते हैं, ताकि रुधिर केवल एक ही दिशा में बह सके। इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। इसके बारे में आप देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, मतलब इसी चीज़ में, इसी में सारा कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हमने भी बात किया, तो आप थोड़े से अच्छे से एक बार पढ़ लेना, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं और अगला सवाल देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चोट या फिर घाव के स्थान पर अत्यधिक रुधिर स्राव को रोकने और रक्त का थक्का बनाने के लिए रुधिर में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि इसमें जो होता है प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती हैं ये इतना काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, यानी रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और रिसाव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना करके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि न हो पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है कि मानव शरीर में वहन प्रक्रम के अंतर्गत लसिका या फिर उत्तक तरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा कथन सही है। सबसे पहले कि जब यहाँ पर लसिका के बारे में बात करें तो ये लाल रंग का द्रव होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रचुरता होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, पहले देखो यहाँ पर लिखा गया है 49 वाला जो मैटर था वो यहाँ पर आराम से पढ़ सकते थे, सब कुछ लिखा गया था। और लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें लसिका के बारे में तो देखो ये लिखा गया है क्लियरली, यहाँ पर हमने इसके बारे में लिखा है लसिका। लसिका जो है एक प्रकार का, मतलब एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या फिर उत्तक तरल कहते हैं। और कोशिकाओं में कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या फिर लसिका का निर्माण करते हैं। और यह रुधिर जो है प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। रंगहीन, तो पहला पॉइंट में तो आपने देखा कि ये लाल रंग का कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाला कि यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, यानी ये पॉइंट हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर हमने ये पॉइंट पढ़ा, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है कि पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट यह है कि जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाओं तथा वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर के जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जाइलम के तत्व वाहिकाओं और वाहिनिकाएं मिलकर के पौधों के सभी भागों में जल पहुंचाने के लिए एक अखंड चैनल का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट सही है। सेकेंड आता है कि जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं, जिससे जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रता के अंतर उत्पन्न होता है। ये पॉइंट भी करेक्ट है। ध्यान से देखेंगे, अगर जो कि पादपों में जो परिवहन है इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगी। और इसके बाद जल परिवहन वाला मैटर भी क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आयन प्राप्त करती है और जड़ तथा मृदा के मध्य आयन सांद्रता के साथ एक अंतर उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा आता है कि सांद्रता के इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल स्वतः ही मृदा से जड़ में प्रवेश करता है, जिससे जल का स्तंभ निर्मित होता है। अब यहाँ पर देखो लिखा गया, इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ में
जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यानी यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं होगा, असत्य के रूप में नहीं, मतलब सत्य के रूप में 1 2 3 ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम और जल की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा गलत होगा वो देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये तो हमने पहले भी देखा था कि वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, मतलब पौधों के वायवीय भागों जैसे कि पत्तियां से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक तरह से ये पॉइंट सही है। बहुत अधिक ऊंचे वृक्षों में जल को उच्चतम शीर्ष तक पहुंचाने के लिए केवल रात्रि में ही उत्पन्न जड़ दाब ही एकमात्र प्रेषक बल होता है। ये गलत है, क्योंकि जड़ दाब केवल कम ऊंचाई वाले पौधों में या फिर रात्रि के समय ही जल परिवहन के लिए प्रभावी होता है। बहुत ऊंचे वृक्षों में जड़ दाब जो कि पर्याप्त नहीं होता है। तो ये हमारा पॉइंट एक तरह से गलत है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव है जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल बन जाता है। ये पॉइंट देखो एक तरह से सही होगा, क्योंकि दिन के समय में पत्तियों की कोशिकाओं में पानी के वाष्पीकृत होने पर एक सक्शन या फिर खिंचाव बल पैदा होता है जो कि जाइलम के पानी को ऊपर की ओर खींचता है, जो हम आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉइंट सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। वाष्पोत्सर्जन वाला मैटर है और जो भी चीज़ें हैं वो कुल मिलाकर के यहीं पर है, सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड तो सही है, सेकंड गलत था। सत्य के रूप में 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन को स्थानांतरण कहते हैं। यह कार्य संवहन ऊतक के किस विशिष्ट भाग द्वारा मुख्य रूप से संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे क्या कि देखो संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों और फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में भी ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चलानी नलिका ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं राइट आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन बी फ्लोएम बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, फ्लोएम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फ्लोएम द्वारा भोजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण की कार्य प्रणाली के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो सही है, कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली लिखा गया है कि जाइलम द्वारा, एक पॉइंट देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम में मतलब जो है खनिजों का जो ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से कह सकते हो वो दोनों दिशा में होता है, लेकिन जाइलम में जो है वो सिर्फ ऊपरी दिशा में होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीके पदार्थ जो कि फ्लोएम में ऊतक एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सुक्रोज सरीके पदार्थ जो कि फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके ही स्थानांतरित होते हैं, इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा जो भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण की बात करते हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले मुख्य अंगों का सही युग्म की पहचान कीजिए जो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं वो हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे जब उत्सर्जन वाले पॉइंट पर, तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया और मानव में उत्सर्जन की बात करते हैं तो ये जो मानव में दिखाया गया सारी चीज़, तो एक जोड़ा वृकक होता है, यानी एक जोड़ा वृकक होता है, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ये होता है जो कि एक तरह से अपशिष्ट पदार्थों के लिए उत्सर्जन मार्ग। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक जोड़ी वृकक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी सही आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। राइट, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर है और सब कुछ अच्छे से क्लियरली लिखा गया है। मतलब एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रख लेना। राइट,
वृकक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, जहाँ यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है। तो जैसे कि ये किडनी फिल्टर करके आगे भेजता है और यहाँ पर जो कि स्टोर रहता है और मूत्रमार्ग से जो कि बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट सवाल है कि वृकक के भीतर मूत्र निर्माण और उसके निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर हम पहले पॉइंट पे नज़र डालें तो कह रहा है कि वृकक में आधारीन जो निस्पंदन होता है यानी फिल्ट्रेशन होता है, एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर आंतरिक कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे वोमन संपटू या मतलब कि वोमन कैप्सूल या फिर और एक और नाम दिया जाता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो एक तरह से ये सही है, कोई दिक्कत नहीं कि वृकक की प्रत्येक संरचनात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन, देखो जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेफ्रॉन वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब सब कुछ इसी में है, बस आपको पढ़ना है। सेकेंड है कि प्रारंभिक जो फिल्ट्रेशन का कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं जिनका नलिका में आगे बढ़ने पर चयनात्मक जो पुनरावशोषण होता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि छने हुए प्रारंभिक द्रव में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि काम के पदार्थ भी आ जाते हैं जिन्हें नलिका के चारों ओर जो कि लिपटी जो वाहिकाएं होती हैं वापस सोख लेती हैं। तो यानी ये सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा आता है कि जल की पुनरावशोषण की मात्रा केवल शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करती है, उत्सर्जित होने वाले विलेय अपशिष्ट से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि जल के पुनरावशोषण की मात्रा शरीर में पानी की अधिकता के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि शरीर में मतलब शरीर से कितने घुलनशील अपशिष्ट जैसे कि यूरिया को बाहर निकालना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि आप ये जब पॉइंट पढ़ोगे तो सारा चीज़ आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें की जैसे क्या होते हैं। जैसे कि देखो पहले प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं, जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होती है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय मतलब जो अपशिष्ट उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृकक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृकक को मूत्राशय से जोड़ती है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से हमारा थर्ड पॉइंट तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही था, सत्य के रूप में एक और दो को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। राइट, अब देखिए आज की इस वीडियो का और इस चैप्टर का अगला सवाल जो कि क्या है, पादपों में उत्सर्जन की विभिन्न युक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय बनने वाले उपोत्पाद ऑक्सीजन को रंध्रों के माध्यम से सीधे वायुमंडल में त्याग देते हैं। अब ध्यान अगर देने वाली बात है कि जो पहला पॉइंट कह रहा है कि जैसे कि पौधे के लिए ऑक्सीजन भी एक अपशिष्ट उपोत्पाद है जिसे वे दिन के समय रंध्रों द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। राइट, क्योंकि आप तो ये पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और दिन में मतलब रात में कार्बन डाइऑक्साइड को जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करते हैं और दिन में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। फिर आता है सेकेंड कि बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय अरेखिकतिकाओं में संचित रहते हैं और पुरानी मृत जाइलम कोशिकाओं में ये रेजिन तथा गोंद के रूप में जमा हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पादपों में उत्सर्जन, तो सारा चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगा, आराम से इसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हमने भी बात किया वो सब कुछ इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो आराम से एक बार आप टाइम निकाल करके पहले बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हो सके तो आप खुद से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो यानी सेकेंड पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। मतलब पौधे अपने अपशिष्टों को पत्तियों जैसे कि बाद में गिर जाती हैं या फिर पुराने जाइलम ऊतकों में जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद के रूप में संचित करके रखते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है कि पौधे अपने कुछ विशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं क्योंकि जड़ें केवल अवशोषण का कार्य करती हैं। ये गलत है कि क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे अपने कुछ विशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो पादप भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं, ये तो लास्ट लाइन में लिखा ही गया है। मतलब एक तरह से अब यहाँ पे देखो जैसे कि पौधों से गिरने वाले पत्तियों में भी अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, अन्य अपशिष्ट
जो है उत्पाद रेजिन या फिर गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तीसरा पॉइंट गलत होगा, असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। तो गाइस कुल मिलाकर आज हमारे पास इस चैप्टर से इतने सारे सवाल बन सकते थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो ये जो चैप्टर था बहुत लंबा चैप्टर था, इस वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने में टाइम लगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को पढ़ करके क्वेश्चन बनाना, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है और एक साथ में इस लंबे वीडियो को एक प्रोसेस को नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने गैप ले लेकर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया और आज आपके सामने एक पूरा वीडियो कंप्लीट करके रखा है। और देखो ये जो साइंस सीरीज़ है ये डेफिनेटली इस सीरीज़ की वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो भी बुक में लाइन है उन सभी को दिखाना होता है, ताकि आप समझ सको कि हाँ किस तरह से बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम मुझे दिया करो, 2 से 3 दिन में कोशिश करूँगा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक वीडियो 2 दिन के अंदर अपलोड कर सकूँ। राइट, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।